बच्चों, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डबल एंट्री बुक कीपिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके सभी पार्ट्स को धीरे धीरे बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। बहुत इसमें अगर अगर ये मतलब फंडामेंटल का कंसेप्ट है। अगर इसमें ज़रा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम रहता है तो आगे के सभी टॉपिक्स में आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम आता जाएगा। बहुत अच्छे से धीरे से वन बाय वन इसको समझते हैं। क्लास 11 का ये पहला कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल टॉपिक है। ये टॉपिक आपको फिर से बीकॉम में मिलेगा, सेमेस्टर 1 में मिलेगा। बीबीए करने जाएंगे तब भी ये टॉपिक मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स में भी है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। क्या टॉपिक का नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको हमेशा हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला है जितने भी असेट्स होंगे वो इक्वल होगा लायबिलिटीज़ के और कैपिटल के। मीन्स कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो इन तीन पार्ट्स में हमेशा माने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसी भी तरीके का एनी ट्रांजैक्शन है ना, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस का, वो किसी भी हाल में इन तीनों पार्ट में किसी न किसी पार्ट को सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग ये जान लेंगे कि असेट्स क्या क्या होते हैं। इससे पहले जो अकाउंटिंग टर्म्स थे उनमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या असेट्स होंगे। एक बार क्विकली हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। असेट्स में क्या क्या आ जाएगा? हमारा कैश हो सकता है, कैश या बैंक दोनों कहते हैं। फिर हम लोग जिनको क्रेडिट सेल करते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं, वो हमारा स्टॉक होगा। फिर स्टॉक हो गया। फिर फिक्स्ड असेट्स में कुछ भी हो सकता है। फिक्स्ड असेट्स कैसे कहेंगे? जैसे हमारा लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, ये सारे। ठीक है, हम लोग जब एक्सपेंसेस, जब एडवांस में जब हम लोग एक्सपेंसेस पे करते हैं उसे कहते हैं प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी हमारा असेट्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उसमें हम लोग और क्लियर करते जाएंगे। लायबिलिटी के भी कुछ पार्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। लायबिलिटीज़ में बच्चों हमारा क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसे कहेंगे? जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया है। ठीक है, क्रेडिट परचेज किया है, क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल हो जाएगा। देखिए, बिल्स पेबल से हमें ये आ गया हमारा एक और, बिल्स रिसीवेबल असेट्स कहलाता है। मतलब जब क्रेडिट में हमने बिल लिखा है तो क्रेडिट में अगर हमने किसी बिल का एक्सेप्टेंस दिया है तो हमें उसे पे करना होगा। सेम वैसा ही कोई हमसे क्रेडिट में बिल ले गया है, प्रोडक्ट परचेज़ किया है, उसके बदले हमने जो बिल लिखा है उनको, उसमें से जो पैसा हमें रिसीव होगा थोड़े टाइम के बाद होता है। बिल्स रिसीवेबल में इमीडिएट मतलब कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं बिल्स रिसीवेबल में। चैप्टर हमारे क्लास 11 में कटा हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस
मतलब जो एक्सपेंसेस हम लोग पहले पे कर दे रहे हैं, मतलब एडवांस में पे कर दे रहे हैं, जस्ट इसका उल्टा होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब हुआ जो हमारा एक्सपेंसेस है वो ड्यू है, मतलब देना है, पर किसी कारण से हम अभी इमीडिएट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद देंगे, तो उसको जो अकाउंट में हम लोग उसको मेंशन करते हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। थ्रू आउट 12 मंथ के पीरियड में हम लोग उसे पे करते रहते हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होता जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ें समझ में आने से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के सॉल्यूशन में थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को हम लोग समझते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, दूसरों को बताओ कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको बताएं, ताकि है ना जब भी मैं इस तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं तो आप लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसमें अगर इस तरीके से हो कि whoever show the owner of the company introduce capital। इस जगह लैंग्वेज में कुछ कुछ और भी लिखा सकता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लाइक दिस। ठीक है, इंट्रोड्यूस कैपिटल। हर बार हम लोग इक्वेशन को प्रूव करेंगे। जैसे क्या हो सकता है बच्चों, इस पे दो इफ़ेक्ट हो सकता है। क्या क्या, एक तो हमारा जो कैश है, कैश हमारा प्लस हो सकता है, और क्या हो सकता है, जो भी कैश प्लस होगा वो हमेशा कैपिटल को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब कैपिटल भी हमारा प्लस हो रहा है। ठीक है, कैश की जगह में बहुत समय चेक इंट्रोड्यूस करते हैं। चेक का मतलब सिर्फ आपको ये समझना है कि चेक और मतलब बैंक और कैश बात दोनों सेम है। अगर हम चेक से कोई अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बैंक कहलाएगा, और नहीं तो कैश कहलाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, और कोई डिफरेंस नहीं है, इसको और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। कभी कभार इंट्रोडक्शन के समय कोई कोई जो ओनर होते हैं वो फिक्स्ड असेट्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। फिक्स असेट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर अगर सिलाई का काम है, अगर उसके घर में सिलाई मशीन पड़ा हुआ है तो वो सिलाई मशीन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फिक्स्ड असेट्स हमारा ऐड हो गया, तो बैंक ऐड हो गया। तो हर चीज़ मान के चलते हैं कि जैसे अगर फिक्स्ड असेट्स हमारा 5 लाख का हो गया, ठीक है, 5 लाख का हो गया, बैंक में हमने 5 लाख दे दिया, कैश में भी हमने 5 लाख दे दिया, टोटल मिला के हम कैपिटल माने फर्स्ट ट्रांजैक्शंस में हमेशा जितना भी हमने इंट्रोड्यूस किया है वो सारा हमारा कैपिटल में हो गया। मतलब कि कितना हो गया, 15 लाख हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है बच्चों, चलें फिर आगे चलें हम लोग। चलिए सेकंड एंट्री हम लोग क्या सोच सकते हैं, ये होगा जैसे कि अगर ड्राइंग्स हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझें। ड्राइंग्स क्या होता है, अगर अगर ओनर ऑफ द बिजनेस जो है, अगर ओनर ऑफ द बिजनेस अगर है, अगर वो कोई विथड्रॉ करता है अपने ही बिजनेस से, ये हम लोग अकाउंटिंग टर्म में बहुत अच्छे से जो अकाउंटिंग हाँ बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स है, इससे पहले के जो थ्योरी टॉपिक्स हैं उसमें हमने अच्छे से समझ लिया था कि अगर ओनर कोई गुड्स हुआ या फिर कैश हुआ अगर अपने ही बिजनेस से विथड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा, क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा, एक तो इफ़ेक्ट होगा कैश में या स्टॉक में, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
और सेम जो है इफ़ेक्ट आपके कैपिटल पे भी पड़ेगा। मतलब जो भी कैश में या स्टॉक में जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है वो कैपिटल को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, सभी कोई ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं किसी थर्ड इक्वेशन पे। मान के चलते हैं कि अगर अगर हमारा कुछ परचेज ऑफ गुड्स है, सभी एंट्रीज को हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करने का, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को समझें। अभी 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 इसका क्या फॉर्मेट है, क्या है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले सिंपल मेथड समझें कि इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, किन दो जगहों पे इसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है। अगर ओनर ड्राइंग्स विदड्रॉ करता है बिजनेस से तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। अगर परचेज ऑफ गुड्स हैं तो उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। बच्चों ध्यान दोगे, परचेज दो तरीके से हो सकता है। चाहे तो हमारा ये कैश होगा, कैश परचेज होगा, या फिर क्रेडिट परचेज होगा। ठीक है, दो ही इफेक्ट हो सकते हैं, चाहे तो कैश होगा चाहे क्रेडिट होगा। अगर कैश होगा तो फिर से दो इफेक्ट हो सकता है। एक तो कैश होगा तो हमारा कैश माइनस होगा, क्योंकि कैश से हमने परचेज किया है तो कैश हमारा माइनस होगा। और क्या होगा, वो सामान लाएंगे तो जो गोडाउन में जाएगा उसे कहते हैं स्टॉक, तो स्टॉक हमारा प्लस होगा। बच्चों बहुत ध्यान से अच्छे से, परचेज ऑफ गुड्स दो इफेक्ट हो सकता है, चाहे तो हम कैश में परचेज कर सकते हैं चाहे तो क्रेडिट में परचेज कर सकते हैं। अगर कैश परचेज करते हैं तो दो इफेक्ट हो सकता है, कैश हमारा उतने रुपए से हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और स्टॉक हमारा प्लस हो जाएगा। अगर क्रेडिट में परचेज करते हैं तब भी दो इफेक्ट होगा। एक तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, हर हाल में हमारे गोडाउन में माल आएगा ही आएगा, है ना। तो इस पे तो एनी हाउ। अब क्रेडिट में अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारा क्रेडिट परचेज को बोलते हैं क्रेडिटर। बच्चों ध्यान से, क्रेडिटर्स और डेटर्स ये दो चीज़ें हैं जिसमें बड़े से बड़े बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से, क्रेडिटर तो क्रेडिटर प्लस होगा। क्रेडिटर किस साइड आता है, क्रेडिटर किस साइड आता है, लाइबिलिटीज़ के साइड में, है ना। बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। अभी हम लोग पढ़े भी कि एसेट्स में क्या पॉइंट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ में क्या पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ क्लियर है। चलिए फोर्थ एक एंट्री हम लोग ले लेते हैं जिसमें हो जाएगा कि अगर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, देखिए हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एंट्रीज़ को जो कॉमन एंट्रीज़ हैं, और ये एंट्रीज़ करते करते जो है आप इतने हैबिचुएटेड हो जाएंगे कि, है ना, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि दिस ट्रांजैक्शंस कम्स इन विच साइड, फाइन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन दैट। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्या होगा, बहुत इजी। एक तो अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा क्या होगा, माइनस होगा। और क्या होगा बच्चों, और ऑब्वियस है, जो हमने क्रेडिटर जो लाइबिलिटी साइड में रखा है सर, वो भी माइनस होगा। ठीक है, हर बार हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, हर बार हर एंट्रीज में हम लोग एक इक्वेशन को ध्यान में रख के कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, परचेज गुड्स of ₹50,000
फ्रॉम बर्मन, ठीक है। परचेज गुड्स ₹50,000 फ्रॉम बर्मन। अब देखिए जब परचेज कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि जब परचेज दो तरीके से हो सकता है, चाहे तो कैश में चाहे क्रेडिट में। अब यहाँ इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कैश है या क्रेडिट है? जब कैश वर्ड यूज नहीं हो रहा है और किसी का नाम साथ में दे दिया है, बच्चों बहुत ध्यान से, जब यहाँ पर नाम स्पेसिफाई कर दे रहा है इसका मतलब कि ये क्रेडिट में है। तो सर हम लोग कैसे समझेंगे कि कैश में है? तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि अगर उसने सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 और कोई नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वी अंडरस्टैंड कि दिस डील ऑन कैश, ठीक है, कैश में हुआ है ये डील, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका इफेक्ट देख लेते हैं। अगर परचेज करते हैं तो क्या होगा, स्टॉक हमारा बढ़ेगा और 50,000 से क्या होगा, क्रेडिटर्स जो है वो भी हमारा इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि हमने पैसे तो अभी इमीडिएट दिए ही नहीं हैं, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड एक टॉपिक तुरंत ध्यान आ रहा है। जैसे मान के चलिए कि अगर पेमेंट मेड टू बर्मन ₹48,000 इन फुल सेटलमेंट। देखिए बहुत अच्छे से ध्यान दो, हमने बर्मन से परचेज कितने का किया, 50,000 का, लेकिन उनको पेमेंट कितना दे रहे हैं, 48,000, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको कह रहे हैं फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट की बात होगी तब ध्यान देंगे कि क्या क्या इफेक्ट हो जाएगा। इसमें इफेक्ट हो जाएगा, देखो इसमें 3 इफेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तो हमारा कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो हमारा जो क्रेडिटर है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, और एक पड़ेगा कैपिटल पे। कैसे देख लेते हैं, हमारा जो कैश में है वो माइनस हो जाएगा 48,000, ठीक है। क्रेडिटर जो कि हमारा यहाँ पर 50,000 शो कर रहा था, क्रेडिटर 50,000 शो कर रहा था, तो भाई हमने तो उसे फुल सेटलमेंट कर दिया ना। फुल सेटलमेंट मतलब भाई तुम्हारा पूरा नगद उधार सारा क्लियर हो गया हमारा, तो फुल सेटलमेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर -50,000 हो गया। अब ध्यान दें कि हमें देना था 50,000, हमने दिया सिर्फ 48,000, तो क्या हुआ, इन दोनों के डिफरेंस का हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस। बच्चों ध्यान से बहुत अच्छे से चीज़ों को समझें। 50,000 देना था, अगर हमने 48,000 पे किया है तो साहब हमारा तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट या लॉस ये हमेशा हम लोग कैपिटल में शो करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम लोग कैपिटल में शो करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारा कुछ सेल होता है ना, सेल होता है, परचेज कर लिया, तो अब सेल पे भी बात कर लेते हैं। सेल फिर से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई सेल दो तरीके से हो सकता है, चाहे तो कैश सेल होगा, चाहे तो क्रेडिट सेल होगा, है कि नहीं। अगर कैश सेल्स होगा तो उसमें भी 2 इफेक्ट हो सकते हैं, क्रेडिट सेल में भी 2 इफेक्ट हो सकते हैं। कैश सेल्स में हमारा जो कैश है वो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि पैसा आया ना, सेल किया हमने, पैसा आया,
और जो हम गुड्स बेच रहे हैं तो वो अपने गोडाउन से निकल के उन पार्टी के पास चला गया, तो गोडाउन में हमारा माइनस होगा, है कि नहीं? स्टॉक में माइनस करेंगे ना हम लोग। अब क्रेडिट में भी स्टॉक तो हर हाल में हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, स्टॉक जो है हर हाल में सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन चूंकि हमने क्रेडिट में सेल किया है तो इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा? अगर क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसे कहते हैं डेटर्स, है ना। अगर क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उसे कहते हैं क्रेडिटर, अगर क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसे कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब हमने ये खाते में लिख लिया कि भाई फलाना से हमें इतना पैसा आना है, ठीक है। इसी का एक पॉइंट निकल के आता है, मान के चलते हैं कि अगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, तो क्या दो इफेक्ट हो सकते हैं? अगर रिसीव कर रहे हैं तो कैश तो हमारा प्लस होगा, रिसीव कर रहे हैं ना, कैश बढ़ गया ना। और अगर डेटर्स से रिसीव कर रहे हैं, डेटर्स किसे कहते हैं? डेटर्स किसे कहते हैं? जिनका हमारा क्रेडिट का आंकड़ा है, ठीक है, क्रेडिट के कारण वो इंक्रीज हो रहा है। अब जब उसने पेमेंट कर दिया तब तो वो माइनस होगा ना, अब तो उस डेटर का नाम हट गया ना। जैसे मान लीजिए बर्मन से हमने कैश रिसीव किया, तो बर्मन से तो अब दोबारा बर्मन तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि उनसे तो पैसा मिल गया हमें, ठीक है। अगर पैसा मिल जाता है तब वो माइनस होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इसे कहेंगे बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं? बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं? जो अमाउंट इररिकवरेबल हो, इररिकवरेबल हो, कहाँ से, किन से इररिकवरेबल हो? फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। बैड डेट मतलब किसी से हमें पैसा आना है और वो नहीं आया, तो वो पैसा हमारा डूब गया, उसे कहते हैं इररिकवरेबल। अब इसमें क्या होगा? दो इफेक्ट इसमें भी होगा। क्या होगा? तो जो डेटर्स है, पैसा नहीं आया, तो भाई पैसा नहीं आया, किससे पैसा नहीं आया? तो वो तो माइनस हुआ ना हमारा, ठीक है, यानी कि डेटर्स घट गए। मतलब अब हम लोग यही सोच के चलेंगे कि भाई 4 लोगों से हमें पैसे आने थे, अब हमें सिर्फ 3 लोगों से पैसा आना है, तो वो एक बंदा घट गया, तो उनका डेटर्स घट गया। जो डेटर्स में घटा तो वो हमारे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ ना। और लॉस को कहाँ हम लोग शो करते हैं? कैपिटल में, यानी कैपिटल भी माइनस हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जो हमारे पिछले क्वेश्चंस से ही हुआ कि रिसीव्ड 48,000 in full settlement, of ₹50,000, ठीक है। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखो, हमें 50,000 मिलना था, मिला कितना? 48,000। क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा? हमारे कैश में इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो पार्टी का नाम है उसमें इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि रिसीव 48,000 फ्रॉम, इसमें कुछ नाम लिख देते हैं तब थोड़ा और अच्छा लगेगा। फ्रॉम राकेश, ठीक है, तो राकेश यहाँ पर एक बंदे का नाम दे देते हैं, राकेश में इफेक्ट होगा। और किस पे इफेक्ट होगा? तो कैपिटल में इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा? चलिए देख लेते हैं। कैश में हमने कितना रिसीव कर लिया?
48,000, तो ये इक्वेशन में 48,000 कैश में प्लस होगा। राकेश जिनसे फुल सेटलमेंट हो गया हमारा, यानी जितना भी उसका पैसा था 50,000 वो हमने उसको उसके अकाउंट से हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो 50,000 आना था, आया कितना, ओनली 48,000, तो जो हमारा डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑफ कोर्स लॉस होगा। तो लॉस हम लोग कहाँ शो करते हैं? लॉस हम लोग कैपिटल में शो करते हैं। कितने रुपए का? 2,000 का। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक और, देखो वीडियो लंबा हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग स्किप करके चले जाएं। थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, कुछ जो पॉइंट्स कर लेंगे हम लोग। आपके 11 क्लास में अगर इस वक्त हैं आप, तो 3-4 साल के लिए आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए एक और करते हैं कि भाई अगर फिक्स्ड असेट्स अगर हम लोग परचेज करते हैं तब क्या होगा? तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स क्या इफेक्ट होगा? एक तो हमारा फिक्स्ड असेट्स इफेक्टेड होगा, और दूसरा क्या होगा? कैश इफेक्टेड होगा। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैश क्या होगा? अगर पेमेंट कर रहे हैं कैश में से तो माइनस हो जाएगा। कैश और क्रेडिट का फंडा ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। सेम इस पे अगर हम लोग सेल करते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तब क्या होगा? भाई फिक्स्ड असेट्स हमारा माइनस होगा ना, क्योंकि हम तो बेच दिए ना। ठीक है, तो क्या बढ़ गया हमारा? कैश बढ़ गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे। अगर एक क्वेश्चन खुद से बनाते हैं कि अगर सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹47,000। ठीक है, ध्यान से देखो, फिक्स्ड असेट्स हमने कितने में सेल किया? 50,000 पे, जबकि उसका प्राइस कितना था? 47,000। कहाँ इफेक्ट होगा? कहाँ इफेक्ट होगा? एक तो हमारे कैश में इफेक्ट होगा, दूसरा फिक्स्ड असेट्स में इफेक्ट होगा, और तीसरा जो डिफरेंस है वो कैपिटल में इफेक्ट होगा। कैश में किस तरीके से? कैश में हमने कितना रिसीव किया? 47,000 रिसीव किया, तो कैश हमारा 47,000 से बढ़ गया। लेकिन वो असेट्स था कितने का? 50,000 का। 50,000 का असेट्स था, तो वो माइनस हो गया। अब 50,000 का प्रोडक्ट हमने 47,000 में सेल कर दिया, तो कैपिटल यानी लॉस कितने का हो गया? 3,000 का लॉस हो गया। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छे से सभी पॉइंट्स को देख लिया है। कुछ एक पॉइंट जो अभी भी मुझे ध्यान पड़ रहा है, जो बताना ज़रूरी है। देखो कितने पॉइंट्स हमने कर लिए? हमने कर लिए 8 पॉइंट। चलिए 9th पॉइंट में आते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा बच्चों? एकदम ध्यान से। एक तो हमने अगर रेंट पे किया तो हो सकता है, हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया तो कर सकते हैं, हमने अपने कंपनी का कोई इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ तो हो सकता है, हमने अपने लेबर को पेमेंट किया तो वेजेस हो सकता है।
बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे है ना आते जाएंगे। तो मान के चलो एक्सपेंसेस मोटा मोटी कि हमने रेंट, सैलरी, इनसे जो भी हम रेवेन्यू नेचर के जो पेमेंट करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, चाहे है ना इसमें कैश माइनस होगा, और अगर एक्सपेंसेस गया है, अगर कैश माइनस हो रहा है तो कैपिटल में भी इफेक्टेड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि अगर इनकम हो तो क्या होगा। इनकम किसको कहेंगे? इनकम भाई अगर हमने अपने ऑफिस को रेंट में दे रखा है तो रेंट रिसीव कर रहे हैं हम लोग, कमीशन रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ इस तरीके से कुछ कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा। सेम उल्टा इफेक्ट करें इसमें, अगर रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारा इंक्रीज़ करेगा, और अगर कैश इंक्रीज़ करेगा तो इफ़ेक्ट हमारे कैपिटल पे भी पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो कि एक पॉइंट मैं भूल रहा था, जो कह सकते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन हो तो, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। अब बच्चों डेप्रिसिएशन किसे कहेंगे? डेप्रिसिएशन जब हमारे फिक्स्ड असेट्स में ड्यू टू वेयर एंड टेयर अगर उसके वैल्यू डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज ही करेंगे, डेप्रिसिएशन का मतलब ही है डिक्रीज करना, तो अगर डिक्रीज करते हैं तो उसको किस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे। इसे बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉन कैश एक्सपेंसेस, मतलब वी कैन अज्यूम ओनली कि यस द वैल्यू डिक्रीजेज बट नॉट एक्चुअली देयर इज नो डिक्रीज इन कैश एंड ऑल। ठीक है, नोट जितना था हमारे जेब में उतना ही है ना, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि जो असेट्स हमने परचेज़ किया है, जो बाइक हमने परचेज़ किया है, जो मोटर कार हमने परचेज़ किया है, जो फर्नीचर हमने परचेज़ किया है, कुछ सालों के बाद उसकी वैल्यू घट जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस, बहुत अच्छे से ध्यान से, है ना। क्या इफ़ेक्ट होगा इसका? इसका इफ़ेक्ट होगा कि फिक्स्ड असेट्स हमारा, जिस भी असेट से वो डेप्रिसिएट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, उस फिक्स्ड असेट्स में से वो अमाउंट माइनस होगा, और अगर फिक्स्ड असेट्स से माइनस हुआ मतलब कि हमारा तो लॉस हुआ ना, तो वो इफ़ेक्ट हमारा कैपिटल पे भी शो करेगा। ठीक है, कैपिटल पे भी शो करेगा। चलिए वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, एक लास्ट एंट्री और ले लेते हैं, जिसमें मान के चलो कि अगर सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, and condition is half on payment of half on cash and half on credit, है ना। 30,000 का 20% के, तो 30,000 का 20% कितना होता है? 30,000 का 20% का अगर प्रॉफिट करते हैं तो वो अमाउंट हमारा हो जाता है 6,000 रुपये। ठीक है, ये क्या आया? हमारा प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है उनमें क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। यानी कि अब वो सेलिंग प्राइस कितने का हो रहा है? 36,000 का। ठीक है, 36,000 का। तो बच्चों बताओ कि कैश में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, डेटर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेटर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टॉक में क्या इफेक्ट पड़ेगा? और फाइनली कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है,
कैश में ये इफेक्ट पड़ेगा कि कह रहे हैं कि हाफ कैश हमने रिसीव किया है, तो यानी कि हाफ हम रिसीव कर लेते हैं भाई, 18,000 हमने तुरंत रिसीव कर लिया। हाफ जो है वो क्रेडिट में चला गया, और जो क्रेडिट सेल करते हैं उनको कहते हैं डेटर्स। तो भाई डेटर्स हमारा हाफ से इंक्रीज कर गया। ठीक है, स्टॉक में क्या हुआ भाई, गोडाउन से माल कितने का निकला, 30,000 का, क्योंकि वो तो हमारा अपना प्राइस लिखेंगे ना, उस पर प्रॉफिट ऐड करके कभी नहीं लिखने जाएंगे। तो स्टॉक में से माइनस हुआ। अब कैपिटल क्या करता है, सिर्फ कैपिटल करता है जितने का भी डिफरेंस हो रहा है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा, और उससे हम लोग कैपिटल में शो करेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे इस प्रॉब्लम में, 6,000 का, तो हमारा 6,000 हमारा प्लस हो रहा है कैपिटल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या इसके फॉर्मेट्स हैं, और किस तरीके से किसी एक नॉर्मल एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करके एक अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा फॉर्मेट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, बार बार रिपीट करके इसके हर पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, और अगर पसंद आता है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि इसमें और क्या आपको चाहिए था। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं जब आप लोग प्रैक्टिकल बुक्स यूज़ कर रहे होंगे, उस वक्त भी आपको कुछ नज़र आएगा, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।